नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम समसामयिकी क्रॉनिकल की पतली वाली जो पत्रिका आती है, वो अक्टूबर माह की पत्रिका आ गई है। इस अक्टूबर माह की पत्रिका में हम जो है अगस्त माह के करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। एक-एक करके हम सभी तथ्यों को देखेंगे और जैसे-जैसे इस पत्रिका में दिया हुआ है, वैसे-वैसे हम पढ़ते चलेंगे। क्योंकि यह पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इससे अवश्य इस पत्रिका से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आइए पहला तथ्य है उत्तर प्रदेश से संबंधित। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश फुटवियर चमड़ा एवं गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो उसी के बारे में यह तथ्य है। यह जो मंजूरी प्रदान की है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इस नीति को 20 अगस्त 2025 को यह मंजूरी प्रदान की गई है। तो आपसे डेट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इससे मुख्य तथ्य क्या है? तो इसका जो यह नीति बनी है, फुटवियर चमड़ा एवं गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति, यह निर्यात व निवेश किन दो देशों से होगा? तो चीन और जापान जैसे देशों में यह यह निवेश अभियान होगा। ठीक है, जो जो ऐसे चीन और जापान जैसे देशों में निवेश अभियान चलाकर चमड़ा और गैर चमड़ा निर्यात को बढ़ावा देना इस नीति का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, और इसमें और आपका महत्वपूर्ण तथ्य उतना नहीं है। बस ये जानिए कि इसकी तिथि याद कर लीजिए और कौन से दो देशों में निवेश अभियान चलाया जाएगा, चीन और जापान। अगला जो टॉपिक है, पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान प्राप्त आया है। भारत में एक योजना चलती है पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। यह पीएम सूर्य योजना क्या है? पीएम सूर्य घर योजना जो है, प्रति जो है सौर इकाई स्थापित किया जाता है इसमें। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की यह योजना है, इसमें सौर इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं और उत्तर प्रदेश जो है सौर इकाई स्थापित करने वाला जो है सबसे अधिक पहला राज्य बन गया। ठीक है, अब यहाँ जो स्थापना दर क्या-क्या है, किस यूपी ने जो है 891 सौर इकाइयाँ प्रतिदिन स्थापित किया है और गुजरात ने 830 इकाइयाँ प्रतिदिन स्थापित किया है सौर इकाइयाँ और महाराष्ट्र जो है 781 सौर इकाइयाँ स्थापित किया है। तो इस प्रकार जो है यूपी को प्रथम स्थान मिला है 891 इकाई स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो इससे जो यह टॉपिक है, इसमें केवल आप यही जानिए कि जो है प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला जो है टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। जो उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बन रहा है, वह गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? गोरखपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आपके आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका जिला है और वहीं का एक खानिमपुर गांव है। वहां पर उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जा रहा है। यह राज्य का पहला संयंत्र है और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। आइए इससे संबंधित और तथ्य देख लेते हैं। इसका स्थापना कौन करेगी? इसकी स्थापना जो है संयंत्र टॉरेंट गैस एवं टॉरेंट पावर द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही आपका है, आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में हो रहा है। अगर हम एक-एक इसको बाँचने लगेंगे एक-एक लाइन को, तो बहुत लंबा वीडियो होगा। केवल आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम टॉपिक बताते चलना है, जिससे आपका इसकी जो ये पुस्तक है उसका थॉरोली एक अध्ययन आप कर लें। उत्तर प्रदेश का एक ऑपरेशन चलाई है, ऑपरेशन सवेरा। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन सवेरा। यह जो ऑपरेशन सवेरा चलाया गया है, वह सहारनपुर रेंज में चलाया गया है। सहारनपुर रेंज के 3 जिलों में यह जो है ऑपरेशन सवेरा चलाया गया है। और ऑपरेशन सवेरा क्यों चलाया गया है? अवैध नशीले पदार्थों के निर्माता, बिचौलिए, आपूर्तिकरा आपूर्तिकर्ता और विक्रेताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने हेतु। ठीक है, तो यह जो ऑपरेशन सवेरा है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया है सहारनपुर रेंज के 3 जिलों में। और किस लिए चलाया है? तो नशीले पदार्थों के निर्माता, बिचौलिए, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं को चिन्हित करके कार्रवाई करने हेतु। क्योंकि यह नशीले पदार्थ से संबंधित जो है ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हम एनडीपीएस की धारा है उसके बारे में भी हम जानेंगे कि एनडीपीएस की धारा क्या है। तो एनडीपीएस की जो धारा है वो 1985 ईस्वी में आई थी। यह अधिनियम जो है भारत में स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों के नियंत्रण और विनियमन हेतु लागू हुआ। इसके तहत उत्पादन, व्यापार, उपयोग और भंडारण पर सख्त प्रावधान है। और इसी के बाद एक अधिनियम आया पीआईटी एनडीपीएस, यह 1988 में आया। इसके पूरक रूप में निरोधात्मक कार्रवाई हेतु लागू किया गया था।
ठीक है। तो बस ये जानिए कि ऑपरेशन सवेरा किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन सवेरा आपका ये जो है नशीली पदार्थों से संबंधित है। और ये ऑपरेशन सवेरा कहाँ पे शुरू हुआ है, तो सहारनपुर रेंज के 3 जिलों में यह शुरू हुआ है। अगले तथ्य पे आते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन की अभी शताब्दी वर्ष मनाई गई है। काकोरी ट्रेन एक्शन एक घटना थी जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। यह घटना जो है 9 अगस्त 2025 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी स्टेशन के पास ब्रिटिश सरकारी खजाने से धन लूटा गया था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे उनके द्वारा। तो 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी और 9 अगस्त 2025 को इस घटना की शताब्दी वर्ष मनाई गई है काकोरी ट्रेन एक्शन की। ठीक है, तो यह इतिहास की दृष्टि से यह प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तिथि कई बार पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा गया है कि 9 अगस्त काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस घटना से संबंधित जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे और चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, और इसमें एक आया था जो यह शताब्दी समारोह मनाया गया है, लखनऊ में काकोरी आर्ट गैलरी है, उसमें दस्तावेज नामक दुर्लभ और ऐतिहासिक समाचार पत्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें प्रमुख शहीदों की दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गई। यह प्रदर्शनी 12 अगस्त तक खुली रहेगी। ठीक है, अब हम अगले तथ्य पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, लखनऊ को ज्ञान नगरी के रूप में एजीएमएफ में आमंत्रण मिला है। एजीएमएफ का फुल फॉर्म है आसियान गवर्नेंस एंड मेयर्स फोरम। ठीक है, यह कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है एजीएमएफ का कार्यक्रम, और उसमें जो है एजीएमएफ के कार्यक्रम में नॉलेज सिटी के रूप में भाग लेने हेतु लखनऊ को आमंत्रित किया गया। नॉलेज सिटी इसका मतलब है ज्ञान नगरी। ठीक है, तो आप बस ये जान सकते हैं कि एजीएमएफ के में आमंत्रण किस शहर को मिला है, तो लखनऊ को मिला है, और किस उसमें मिला है, तो नॉलेज सिटी के रूप में आमंत्रित किया गया है। एजीएमएफ के बारे में हम जान लेते हैं। एजीएमएफ का फुल फॉर्म है आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम। इसकी स्थापना जो है वर्ष 2011 में हुई, और इसकी जो स्थापना हुई थी एजीएमएफ की, वो एएमएफ के रूप में हुई थी, आसियान मेयर्स फोरम। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या है, तो आसियान एकीकरण में स्थानीय शासन की भूमिका को रेखांकित करना है, और वर्ष 2018 में इसे आसियान से संबद्ध इकाई का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आप समझ गए कि एजीएमएफ कार्यक्रम में कौन सा शहर गया, लखनऊ गया था ज्ञान नगरी के रूप में। और यह कार्यक्रम कहाँ हुआ है, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ है। अगला तथ्य है, अगला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा का पुनर्गठन हुआ है। 5 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु अपना पुनर्गठन किया है। ठीक है, अब इसका मुख्य तथ्य आप जान लीजिए क्या है। आर्थिक अपराध शाखा जो है, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है आर्थिक अपराध शाखा की 1970 में सीआईडी, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत हुई थी। अब हम अगले तथ्य पे चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश से संबंधित, लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, ये 100 वर्ष पूरे हुए हैं 1 अगस्त 2025 को। 1 अगस्त 2025 को लखनऊ स्थित 4 बाग रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। यह स्टेशन मुगल, राजस्थानी और अंग्रेजी स्थापत्य की सुंदर मिश्रण शैली से बना है। कौन कौन सा जो है शैली बनी है यहाँ पे, तो मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है और अंग्रेजी स्थापत्य की शैली है। 3 शैलियों से यह लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन बना है। आइए इससे संबंधित और तथ्य देख लेते हैं। इसकी आधारशिला जो है वर्ष 1914 में बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने रखा था, और इसका निर्माण कब पूरा हुआ, तो 1923 ईस्वी में पूरा हुआ था। वास्तुकार कौन थे, जे एच हार्निमैन। इन्होंने भारतीय अंग्रेजी स्थापत्य को मिलाकर इसका डिजाइन किया था। ठीक है, तो बस आप जान लीजिए कि जो 4 बाग स्टेशन है वह उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और इसमें जो है 3 स्थापत्य की शैलियों का प्रयोग किया गया है, मुगल, राजस्थानी और अंग्रेजी। ठीक है, और इसके जो है स्थापत्य जो है कला स्थापत्य या वास्तुकार कौन थे, तो जे एच हार्निमैन थे, और इसकी आधारशिला जो है बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने रखी थी। अगला जो है तथ्य है, लखनऊ जो है भारत का पहला एआई सिटी बनने की पहल शुरू किया है। 31 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000
732 करोड़ रुपए के निवेश से लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाने की पहल शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सशक्त एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, 10,000 जीपीयूएस और एआई नवाचार केंद्र की स्थापना करना है। प्रशिक्षण इसमें क्या होगा? तो 10 लाख से अधिक युवा शिक्षक, ग्राम प्रधान, सरकारी कर्मचारी और किसानों को एआई, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स व साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सहयोगी कंपनियां होंगी माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल और गूवी। ये सब कंपनियां जो हैं आपको एआई से संबंधित प्रशिक्षण देंगी। किनको किनको? तो 10 लाख से अधिक युवा शिक्षक, ग्राम प्रधान, सरकारी कर्मचारी और किसानों को। अब हम अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो है, अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला पहला राज्य बना है। एआई अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है सड़क सुरक्षा में? तो उत्तर प्रदेश बना है। आइए जानते हैं। 30 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो बस आपको ये जानना है कि सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य बना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। एआई और बिग डाटा एनालिटिक्स से सड़क दुर्घटनाओं के कारण ब्लैक स्पॉट, वाहन ड्राइवर रिकॉर्ड इत्यादि का विश्लेषण करना है। ठीक है। अब एक और उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की स्थापना। ठीक है, इस पर सहमति जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जताई है। जब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल जो है जापान का दौरा कर राज्य में आए, तो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। ठीक है, यह जो साझेदारी होगी वह जापान उद्यमियों के साथ होगी, जो हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की स्थापना होगी। बस आप ये जान लीजिए किस देश के साथ यह समझौता हुआ है, या कहाँ के उद्यमियों के साथ यह उत्कृष्टता ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेंगी? तो जापान उद्यमियों के साथ। अब यह कहाँ पे होगा ये अभी नहीं बताया गया है। अब हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के बाद जो है बिहार करंट अफेयर को देखेंगे। बिहार करंट अफेयर में जो पहला टॉपिक है, 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगो, शुभांकर और ट्रॉफी का अनावरण किया गया है। तो 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जो है आपका, पहली बात तो ये जानिए कि बिहार में हो रही है। बिहार में कहाँ हो रही है? तो राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह आयोजन कब होगा? तो 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के मध्य हुआ है। ठीक है, और यह आयोजन जो है बिहार के राजगीर में हुआ है, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। और यहाँ पर इस चैंपियनशिप जो हॉकी चैंपियनशिप है, इसके लोगो और शुभांकर का अनावरण किया गया है। तो इसका शुभांकर जो है आपका चांद है। ठीक है, चांद का नाम कहाँ से आया है? तो चांद जो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एक बाग है, वहीं से यह जो है शुभांकर लिया गया है। तो आप जान गए कि 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर कौन है? तो चांद है। यह जो चैंपियनशिप है वो कहाँ हो रही है? तो बिहार के राजगीर में हो रही है। और इसमें कौन कौन सी टीमें भाग लेंगी? तो भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और ओमान और बांग्लादेश की टीमें भाग लेंगी। ठीक है, तो यहाँ से इतने तथ्य आप पे आ सकते हैं। अगला जो तथ्य है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये जानिए बिहार म्यूजियम द्विवार्षिकी समारोह 2025 का शुभारंभ हुआ है। इसका तीसरा संस्करण है। और पटना में स्थित बिहार म्यूजियम जो है पटना में, उसने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाते हुए बिहार म्यूजियम द्विवार्षिक समारोह का तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इसकी थीम आप जान लीजिए, अगर बिहार पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्लोबल साउथ शेयर्ड हेरिटेज है। ठीक है, यह जो है बिहार म्यूजियम द्विवार्षिक समारोह 2025 का है, उसका जो थीम है ग्लोबल साउथ शेयर्ड हेरिटेज। अब हम एक अगला तथ्य है, अगला पॉइंट है, जेपी आंदोलन, जो जयप्रकाश आंदोलन था 1974 में हुआ था, उनकी सेनानियों की पेंशन में वृद्धि की गई है। जो उस आंदोलन से जो स्वतंत्रता सेनानी जुड़े थे, उनकी पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। इनमें 2 श्रेणियां बनाई गई, श्रेणी 2 और श्रेणी 1। जो श्रेणी 2 में है वह 6 माह से अधिक जेल वाले सेनानियों की पेंशन जो है 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। मतलब इस क्रांतिकारी में, इस आंदोलन में जो 6 माह से अधिक जेल में रहे थे, उनकी पेंशन कितनी बढ़ा दी गई है? 15,000 की वृद्धि कर दी गई है, 15,000 से 30,000 कर दी गई है। और श्रेणी 1 का लाभ क्या है? जो 6 माह तक जेल में रहे थे, उन व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 7500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। ठीक है, तो 2 श्रेणियों में लाभ दिया गया है। बस अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, बिहार
वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 का आयोजन किया गया है। 9 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित एक वाटिका में एक पेड़ को राखी बांधकर और पौधारोपण कर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस, वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मनाया गया है। अगला जो पॉइंट है, अगला तथ्य आप देख लेते हैं बिहार से संबंधित। बिहार में नया औद्योगिक गलियारा और औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। उनकी स्थापना की घोषणा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। यह जो है 2 नए गलियारे और औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, वह भागलपुर और गोपालगंज में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? भागलपुर और गोपालगंज में। बस आपको यही जानना है अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस की। अगला जो है बिहार पत्रकार सम्मान योजना। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के बारे में हम जानते हैं। 26 जुलाई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना बीपीएसएस के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है। इनकी पेंशन वृद्धि क्या की गई है? तो मासिक पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। 9,000 की वृद्धि कर दी गई है बिहार पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत जो है सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन। अब हम अन्य राज्यों से संबंधित देखेंगे करंट अफेयर। मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख घटना क्या क्या घटी है इस अगस्त माह में। तो मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ के बीईएमएल रेल हब की आधारशिला रखी गई है। तो बीईएमएल का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये बीईएमएल की फुल फॉर्म है। तो मध्य प्रदेश में जो है 1800 करोड़ की बीईएमएल रेल हब की आधारशिला रखी गई है। 9 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमारिया गांव में बीईएमएल रेल हब विनिर्माण योजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, ये जो बीईएमएल रेल हब विनिर्माण योजना है, वहां पे क्या क्या होगा? तो यहाँ पर जो है वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच का विनिर्माण होगा। ठीक है, इस यूनिट को जो है ब्रह्मा नाम दिया गया है। यह जो बीईएमएल रेल हब की यूनिट बनी है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, उसका नाम रखा गया ब्रह्मा। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। अगला तथ्य मध्य प्रदेश से संबंधित, राष्ट्रीय लता मंगेशकर और किशोर कुमार पुरस्कार, यह दोनों पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आइए जान लेते हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार और राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किन गीतकारों को दिया गया है, क्योंकि ये दोनों लता मंगेशकर और किशोर कुमार संगीत के क्षेत्र में जाने जाते थे। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार में हम देखेंगे तो 2024 का जो पुरस्कार मिला है शंकर एहसान लाए, ये 3 व्यक्ति हैं, शंकर एहसान लाए, इन तीनों लोगों को 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। और 2025 का पुरस्कार जो है सोनू निगम को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर 2024 का पुरस्कार शंकर एहसान लाए को और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 का सोनू निगम को। इसी प्रकार राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार देखेंगे तो 2024 का जो पुरस्कार मिला है वह प्रसून जोशी को मिला है और 2025 का जो है संजय लीला भंसाली को मिला है। ठीक है, अब हम अगला जो मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्य है, मध्य प्रदेश में स्वर्ण अवयस्क की खोज की गई है। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के महगावा और केवलारी क्षेत्रों में स्वर्ण अयस्क के भंडार की खोज की है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है आपकी करंट अफेयर की दृष्टि से, क्योंकि ये अभी प्रश्न आपसे बन सकता है कि हाल ही में भारत के किस प्रदेश में स्वर्ण अयस्क की खोज की गई है। तो मध्य प्रदेश में खोजी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सिहोरा तहसील है, वहाँ के 2 गांव है महगावा और केवलारी। यह नाम आप याद कर लीजिएगा, महगावा और केवलारी, यहाँ पे स्वर्ण अयस्क की खोज की गई है। बस आपको यही स्थान याद करना है। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। राजस्थान से संबंधित तथ्य, तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये तथ्य आपका महत्वपूर्ण है, थार रेगिस्तान में एक नए हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। ठीक है भाई, उसके बारे में जानते हैं। 29 जुलाई 2025 को इतिहासकार दिलीप कुमार सैनी और स्थानीय नागरिक पार्थ जांगीड़ ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार रेगिस्तान में स्टाडियो रोढरी है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं आया है, नामक नया हड़प्पा स्थल खोजा है। ठीक है, यह जो रटाडिया रीढेरी है, इसका नाम आप लिख लीजिए, रटाडिया रीढेरी। ठीक है, यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में यह हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। बस आपको यह नाम याद रखना है और बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इसमें।
अगला जो तथ्य है, मिशन हरियालो योजना राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य घोषित किया है। और यह जो अभियान जो है हरियाली तीज 7 अगस्त को शुरू किया गया है। अब अगला जो तथ्य है, अगला पॉइंट है, राजस्थान से डेजर्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिकी पर अध्ययन किया जा रहा है। पहले तो हम जान लेते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है। तो राजस्थान के जैसलमेर में यह पार्क स्थित है। और यहाँ रैप्टर पारिस्थितिकी पर अध्ययन के लिए 2 वर्षीय अध्ययन शुरू किया है। किसने? भारतीय वन्य जीव संस्थान ने। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने डेजर्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिकी पर 2 वर्षीय अध्ययन शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह अध्ययन जो है क्षेत्रीय शिकारी पक्षियों के प्रजनन गतिविधि और स्थानिक पारिस्थितिकी व संरक्षण आवश्यकताओं का आकलन करेगी। इसको अनुमोदन जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12(1) के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, अब हम अगले उत्तराखंड पे चलते हैं। तो उत्तराखंड में भी हाल ही में अगस्त में बहुत ही भारी तबाही आई थी बादल फटने से। तो वह धराली गांव में आई थी, उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही आई थी। और कौन सी नदी थी? तो वो कीर गंगा नदी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ा था जिसके कारण जो है उत्तराखंड के धाराली गांव में बाढ़ आई थी, जिससे व्यापक विनाश हुआ था। तो वह कीर गंगा नदी थी। अगला जो तथ्य है, छत्तीसगढ़ में आते हैं। अगला जो राज्य है छत्तीसगढ़, उससे संबंधित कुछ करंट अफेयर के तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? बस ये जानिए आप, महासमुंद जिले में, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालूकोना जमनीडीह ब्लॉक में निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्व का महत्वपूर्ण भंडार पाया गया है। ठीक है, निकल, तांबा और प्लेटिनम का समूह भंडार जो कहाँ पाया गया है? तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पाया गया है। और महासमुंद जिले के गांव है भालूकोना जमनीडीह ब्लॉक। अगला जो राज्य है गुजरात। गुजरात में विश्व शेर दिवस मनाया गया है 10 अगस्त 2025 को। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है गुजरात में? तो 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुजरात के द्वारका जिले स्थित बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, अब आपसे यहाँ से एक करंट अफेयर का प्रश्न बन गया, एक जीके का प्रश्न बन गया कि बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, और यही बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है गुजरात वन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से विश्व शेर दिवस का आयोजन किया गया। विश्व शेर दिवस का आयोजन यहाँ इसलिए किया गया कि गुजरात में ही सबसे अधिक मात्रा में शेर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इससे संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो शेर की गणना अभी हुई है 2025 में, जो कि 16वीं जनगणना है। ठीक है, और गुजरात में शेरों की संख्या जो है 2020 की तुलना में 32% बढ़कर 891 हो गई है। तो गुजरात में शेरों की संख्या कितनी है? 891 है। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बड़े जो है गिर प्रदेश का हिस्सा, जहाँ वर्तमान में 17 एशियाई शेर निवास करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट लायन कब शुरू हुआ है? तो 2020 में शुरू हुआ है। दक्षिणी भारत राज्य से संबंधित कुछ तथ्य है, वो भी देख लेते हैं। केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ है। केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने डिजी केरल परियोजना के प्रथम चरण के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की है। बस आप ये जानिए कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। अब कितने लोग हैं कि डिजिटल साक्षर हासिल किए हैं, तो इससे कोई आपका मतलब नहीं है, बस ये तथ्य आपका जानना जरूरी है कि केरल ही वह राज्य है जो पहला जो है भारत का पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ वन लाइनर और प्रश्न है, उसको भी हम देख लेंगे। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और आप सुनते जाइएगा। तो वन लाइनर में जो है पहला तथ्य है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित जलालाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के किस गांव को इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो कारीकोट गांव को चुना गया है। अगला तथ्य है, 18 अगस्त 2025 को भारत के पहले ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में किया गया है। इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। अगला जो तथ्य है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। अगला तथ्य है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है?
तो ऑपरेशन सवेरा शुरू किया है। अगला तथ्य है 17 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य का पहला और देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया है? तो गोरखपुर के खानीपुर गांव में यह उद्घाटन किया गया है। अगला तथ्य है अगस्त 2025 में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के मामले में दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य कौन बनकर उभरा है? तो उत्तर प्रदेश उभरा है, जिसकी विकास दर जो है 8.9% है, लेकिन प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है 11.19% विकास दर के साथ। अगला प्रश्न है अगला तथ्य है 11 अगस्त 2025 को काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस गुमनाम नायक को बिजनौर जेल में उनके स्मारक पर सम्मानित किया गया? तो वे थे सचिंद्र नाथ बख्शी, जिनका जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर 1904 वाराणसी में हुआ था। अगला तथ्य है अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला तथ्य है 7 अगस्त 2025 को पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल कहाँ किया? तो पहली बात जानिए रुद्रास्त्र क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है और इसका ट्रायल जो है कहाँ पे किया गया है? तो गंज ख्वाजा स्टेशन और गढ़वा रोड स्टेशन के बीच किया गया है। अगला तथ्य है अगस्त 2025 के में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम को नॉलेज सिटी के रूप में आमंत्रित किया गया? तो लखनऊ नगर निगम को आमंत्रित किया गया है। अगला तथ्य है 1 अगस्त 2025 को लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। यह किन स्थापत कलाओं का संगम है? तो मुगल, राजस्थानी और अंग्रेजी वास्तुकला का संगम है। अगला तथ्य है भारत का पहला शहर कौन बना है जहां रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं? तो वाराणसी में यह सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं रेलवे ट्रैक के बीच में। अगला तथ्य है हाल ही में भारत के पहले निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम बहुविषयक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में किया गया है। अगला तथ्य है 31 जुलाई 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। अब बिहार से संबंधित वन लाइनर देख लेते हैं। तो बिहार के मढ़ौरा जो कि सारण जिले में पड़ता है में बने रेल इंजन की पहली खेप में 4 इंजन 4500 हार्स पावर अफ्रीकी देश गिनी को भेजे गए हैं। इन इंजनों का क्या नाम रखा गया है? तो इन इंजनों का नाम कोमो रखा गया है। ठीक है, कोमो कोमो इंजन को अफ्रीकी देश गिनी भेजा गया है। अगला तथ्य है 22 से 23 अगस्त 2025 को विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पटना के ज्ञान भवन में हुआ है। अगला तथ्य है 31 जुलाई 14 अगस्त 2025 को बिहार में मानव तस्करी और शोषण के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन नया सवेरा चलाया गया है। अगला तथ्य है 1 सितंबर 2025 को बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। अगला तथ्य है बिहार के नालंदा जिले में किस बुनकर को बावन बूटी कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह थे कमलेश कुमार। यह बावन बूटी कला में उत्कृष्ट योगदान दिया है। अगला तथ्य है 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में प्रस्तुत किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर या मैस्कट क्या था? तो चांद था। चांद जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघ से प्रेरित है। अगला जो तथ्य है बिहार का हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया है? तो बिहार ने स्थापित किया है। अगला तथ्य है अगस्त 2025 में बिहार के किस पर्वतारोही ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आप पहली बात यहाँ जानिए यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एल्ब्रुस है। 18,510 फीट इसकी ऊंचाई है। इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है नमिता कुमारी, जो बिहार के भागलपुर में रहती हैं। अगला तथ्य है हाल ही में बिहार सरकार ने बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी जैसे राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा की फीस घटाकर कितना करने की घोषणा की है? 100 रुपये की है। ठीक है। अगला तथ्य है हाल ही में बिहार सरकार ने शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों की पुरस्कार राशि को 1500 से 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 30,000 रुपये कर दिया है। अगला तथ्य है हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस व्यक्ति को यंगेस्ट बेस्ट स्टार्स एंड सोशल रिफॉर्मर के रूप में राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया है?
तो प्रवीण सिंह को सम्मानित किया है, बक्सर से यह संबंध रखते हैं। अन्य भारतीय राज्य से संबंधित वन लाइनर जो तथ्य है उनको देख लेते हैं। एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो नावा डिडवाना कुचामन में किया जा रहा है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला तथ्य है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल ने यह श्रमश्री योजना शुरू किया है। हाल ही में अगला तथ्य है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों को संचार में हरिजन शब्द का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है? तो ओडिशा सरकार ने यह निर्देश दिया है। अगला तथ्य है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने यह बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। अगला तथ्य है, 15 अगस्त 2025 से किस राज्य सरकार ने स्त्री शक्ति योजना के तहत राज्य की मूल निवासी महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह मुख्य मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की गई है राज्य की मूल निवासी महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। अगला तथ्य है, हाल ही में किस राज्य के सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक पायलट परियोजना स्वीकृत की गई है? तो महाराष्ट्र के नागपुर जिला में यह जो है सतनारी गांव पड़ता है और इसको भारत के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला तथ्य है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। अगला तथ्य है, 11 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत की? तो सिक्किम ने की है। अगला तथ्य है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने लड़कियों की उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 नामक मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। अगला तथ्य है, 5 अगस्त 2025 को भारतीय संसद ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाने की वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और वहां पर 6 महीने की राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की वैधानिक मंजूरी मिल गई है। अब हम जो है राष्ट्रीय समाचार से संबंधित या राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित तथ्य हम देखेंगे। अब हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला तथ्य है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो 15 अगस्त 2014 को यह इस योजना की घोषणा की थी और इस समय जो 28 अगस्त 2025 को इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि इसकी घोषणा कब की गई थी इस योजना की, जनधन योजना की, तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी और औपचारिक शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य था, यह एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जिसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। बस। अगला टॉपिक है, 4 राज्यों में मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं व कक्ष के लिए नई रेल लाइन को मंजूरी मिली है। ठीक है, 4 राज्यों के लिए मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं व कक्ष के लिए नई रेल जो है लाइन को मंजूरी मिली है। 27 अगस्त 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, असम में 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। बस आपको इतना ही जानना है और कोई मतलब नहीं है, उतना ही पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। नहीं तो किताब में तो पूरा राम कथा लिखा होता है, बस आपको ये जानना है कि उसमें से प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो बस ये 4 राज्यों का नाम आपको याद रखिए क्योंकि इसी से प्रश्न बनेगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने किया पहली महिला कमांडो यूनिट का गठन। तो सीआईएसएफ जो है उन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली संपूर्ण महिला ऑल वुमेन कमांडो यूनिट लॉन्च की है। इसका मुख्य तथ्य जान लेते हैं। ऑल वुमेन यूनिट का गठन हुआ है। यह कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के बड़वा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में संचालित हो रहा है। अगला तथ्य देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान। इस बार 15 अगस्त 2025 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस को के संबोधन में आर्थिक व सुरक्षा सुधारों की घोषणा करते हुए राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। इससे संबंधित मुख्य तथ्य देख लेते हैं। इस बार जो है 15 अगस्त 2025 में जो है सेमीकंडक्टर योजना के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च होंगी और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बोला कि 2035 तक वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण सैन्य व नागरिक सुरक्षा हेतु लक्षित प्रतिक्रिया क्षमता है मिशन सुदर्शन चक्र। परमाणु ऊर्जा लक्ष्य के बारे में जानते हैं कि 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना वृद्धि हो जाएगी और 10 नए प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनावरी। जो सतनावरी है वह महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सतनावरी गांव को देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने पायलट परियोजना स्वीकृत की है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कहाँ पे विकसित किया जाएगा, तो महाराष्ट्र राज्य में विकसित किया जाएगा। वह उस विलेज का नाम बताइए, तो सतनावरी उसका नाम है, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है इसमें। अनुच्छेद 370 के निरसन के 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 5 अगस्त 2025 को अनुच्छेद 370 के निरसन के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया। 2019 में जो है अनुच्छेद 370 का निरसन के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया। बस आपको यही जानना है कि 6 वर्ष हो चुके हैं और कब किया गया था। 2019 में किया गया था। 2019 से 6 वर्ष अगर जोड़ देंगे 2025 अभी चल रहा है, तो इस प्रकार 6 वर्ष हो चुके हैं, अनुच्छेद 370 समाप्त हुए। परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। 4 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण, ये कौन सा संस्करण है, तो 8वां संस्करण है, वो 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक पंजीकरण हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, किस उसमें सम्मानित किया गया है, तो 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अगला तथ्य है, यह जो पंजीकरण हुआ है, एक माह में 3.53 करोड़ से अधिक वैध पंजीकरण दर्ज हुए हैं। ये जो है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 16 फरवरी 2018 को ताल कटोरा स्टेडियम से दिल्ली में आरंभ हुआ था वार्षिक संवाद मंच पर। अगला तथ्य है, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित है। बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं उनके ऑनलाइन दावा पत्र स्वीकार किए जाएं, भौतिक दस्तावेजों की अनिवार्यता के बिना। अब बिहार में ये मतदाताओं की सूची में हेरफेर करने का विरोध हुआ था, इससे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस पर निर्देश दिया है कि जो मतदाता सूची जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए उनको ऑनलाइन दावा पत्र स्वीकार किए जाएं और भौतिक दस्तावेज की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। दस्तावेज विकल्प क्या क्या है, तो दावा पत्र अगर जिनका जो है मतदाता सूची से नाम गायब है वह दावा पत्र के साथ आधार कार्ड ईसीआई द्वारा सूचीबद्ध 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार्य होगा। ठीक है, यह फैसला जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल्य बागची की पीठ ने दिया है। अगला तथ्य है, नागालैंड और असम का विवादित क्षेत्र बेल्ट है। जो बेल्ट एक क्षेत्र है जो दोनों राज्य नागालैंड और असम के बीच विवादित है। इनके बीच जो है इस क्षेत्र को लेकर संयुक्त गतिविधियों को का समझौता हो गया है। 22 अगस्त 2025 को नागालैंड और असम सरकारों ने विवादित क्षेत्र बेल्ट डिस्प्यूटेड एरिया बेल्ट को में वृक्षारोपण सहित सभी भविष्य की गतिविधियों को संयुक्त रूप से करने का निर्णय लिया है। अब इन जो बेल्ट जो है जो विवादित क्षेत्र है इसमें असम और नागालैंड की सरकारों ने जो है वृक्षारोपण सहित सभी भविष्य की गतिविधियों को संयुक्त रूप करने का निर्णय लिया है। अगला तथ्य, ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025। देखिए, विवादित क्षेत्र बेल्ट के बारे में हम जान लेते हैं। यह नागालैंड और असम के बीच स्थित एक विवादित सीमावर्ती क्षेत्र है जिसकी उत्पत्ति ऐतिहासिक सीमा निर्धारण की जटिलताओं से हुई है। यह क्षेत्र दशकों से दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण रहा है। अब हम अगले तथ्य पर चलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025। 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्वारा
अनुमोदित ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 का संवर्धन और विनियमन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को विनियमित करता है, वास्तविक धन वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाता है और जिम्मेदार ऑनलाइन खेल को लागू करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण को सशक्त बनाता है। तो ऑनलाइन जो है गेमिंग कानून अभी आया है और विधेयक का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन करना, हानिकारक मनी गेमिंग सेवाओं जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक लगाना है। अगला तथ्य है, अगला पॉइंट, जन विश्वास विधेयक 2025 जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया है। इस संशोधन प्रस्ताव में क्या है? तो विधेयक जो है 16 केंद्रीय अधिनियमों की 355 धाराओं में संशोधन करता है। 16 केंद्रीय नियमों की जो 355 धाराएं हैं उसमें संशोधन यह विधेयक करेगा। गैर आपराधिकता क्या मतलब है? 288 मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर चेतावनी या मौद्रिक जुर्माना लागू किया जाएगा। अगला जो है पॉइंट है, प्रथम उल्लंघन अगर कोई करता है तो 10 अधिनियमों के तहत 76 अपराधों पर पहली बार केवल सलाह या चेतावनी दी जाएगी। बस इतना ही तथ्य इसमें पॉइंट महत्वपूर्ण था। अगला तथ्य है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्रियों से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने की घोषणा की गई है। 19 अगस्त 2025 के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की घोषणा की है, जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों और निरंतर 30 दिनों की हिरासत की स्थिति में पद से हटाने का कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे। यह विधेयक जो है, जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तथा जो राज्यों के मंत्री हैं उनको गंभीर आपराधिक आरोपों और निरंतर 30 दिन की हिरासत की स्थिति में अपने पद से हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। विधेयक की घोषणा क्या है? तो संविधान का 130वां संशोधन यह होगा। गिरफ्तारी और पद हटाने की अवधि, तो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 30 दिन के भीतर पद से हटाया जाएगा। ठीक है, उस जो टाइम टेन्योर है कि 30 दिन के अंदर जो है उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को दिया जाएगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कार्यपालक राज्यपाल के पास हटाने की संभवता होगी। नया आयकर विधेयक 2025 अभी पारित हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। 11 अगस्त 2025 को लोकसभा ने आयकर अधिनियम 1961 की जगह संशोधित आयकर विधेयक 2025 पारित किया है। इसका मुख्य तथ्य हम जान लेते हैं कि यह जो संशोधित आयकर विधेयक 2025 है, इसका मुख्य तथ्य इसमें तो डिजिटल पहुंच के लिए आधिकारिक अब ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड बैंकिंग आदि तक पहुंच सकेंगे। पासवर्ड न देने पर सुरक्षा तोड़ने की अनुमति है। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। ठीक है, जो नया आयकर विधेयक है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसकी जो है विधायी प्रक्रिया होगी, इसमें चयन समिति होगी जिसके अध्यक्ष जो है वैजयंत पांडा ने 285 सुधार प्रस्तावित किए थे, अधिकांश विधेयक में शामिल है। अगला जो तथ्य है, कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी का आगमन हुआ है 9 अगस्त 2025 को। 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी का आगमन हुआ है और यह मालगाड़ी जो है पंजाब से चलकर अनंतनाग गुड्स शेड तक 600 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे से कम समय में तय की है। तो बस ये आप जानिए, कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी कहाँ से आई है? तो पंजाब से चलकर आई है अनंतनाग के गुड्स शेड में, 600 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय की है। अब कला और संस्कृति से संबंधित कुछ तथ्य हैं। गुग्गा नवमी महोत्सव जो है 17 अगस्त 2025 को गुग्गा नवमी एक प्रमुख लोक धार्मिक त्योहार है जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा अन्य उत्तर भारतीय क्षेत्रों में विविध समुदायों द्वारा मनाया गया है। यह पर्व भारत की मिश्रित, लचीली और समन्वित परंपराओं को दर्शाता है, जिसमें गुग्गा का पूजन हिंदू, मुस्लिम व अन्य संप्रदायों को लेकर करते हैं। बस ये जाने कि गुग्गा नवमी महोत्सव जो है 17 अगस्त 2025 को मनाया गया। इसमें विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं जानना इसमें। सिलहटी भाषा को लेकर पहचान विवाद हुआ है। सिलहटी भाषा जो है एक जो विवाद हुआ है वह असम में हुआ है। ठीक है,
आइए जानते हैं। 7 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस के एक पत्र के बाद सिलहटी भाषा को लेकर असम के बाराक घाटी में विवाद उत्पन्न हो गया, जहां इसे बांग्लादेशी भाषा कहे जाने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। तो बाराक घाटी आपका कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा। ठीक है। और सिलहटी भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहे जाने पर वहां पे विवाद हो गया है। भाषा का विस्तार हम जान लेते हैं। सिलहटी पूर्वी जो है इंडो आर्यन भाषा है। मुख्य क्षेत्र सिलहट बांग्लादेश तथा बराक घाटी असम में है। ऐतिहासिक संदर्भ देख लेते हैं इसका। सिलहट जो है 1874 से असम का हिस्सा रहा। बांग्लादेश बनने से पहले भी यहाँ सिलहटी भाषी समुदाय मौजूद है, मतलब असम में सिलहटी भाषी समुदाय मौजूद है, लेकिन सिलहट भाषा को वहाँ के कुछ लोग बांग्लादेशी भाषा का है, इसलिए विरोध शुरू हो गया। सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकन के लिए भेजा गया है। 5 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने सारनाथ को 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु आधिकारिक रूप से नामांकित किया है। पिपरावा बुद्ध अवशेषों की भारत वापसी हुई है। 30 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पिपरावा से भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की 127 वर्षों बाद भारत वापसी की घोषणा की है। यह खोज कब हुई थी? तो वर्ष 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लाक्सटन पेप्पे द्वारा पिपरावा उत्तर प्रदेश में इस जो है गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की खोज की थी, और फिर इसके बाद इसे विदेश लेके चले गए, और जो है 127 वर्षों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो है पिपरावा से गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 127 वर्षों बाद वापस लाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है राज्य से संबंधित तथ्य जितने भी थे क्रॉनिकल पत्रिका थी, क्रॉनिकल पत्रिका के और राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी तथ्य थे इस पत्रिका के, वे सभी तथ्य जो है इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं। अब हम आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय और जिन जो है टॉपिक्स होंगे उनको आप लोगों के मध्य वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।